नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल GKGSY अनुसर में। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी द्वारा आयोजित एनटीपीसी परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसके हमने आज 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। इन पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो जीएस सेक्शन से रिलेटेड है। और क्वेश्चन पेपर में मैंने जब देखा तो क्वेश्चन रेंडमली दिए हुए थे, कहीं का कहीं, कहीं बीच में मैथ दिया हुआ था, कहीं रीजनिंग बीच में दी हुई थी। इस वजह से क्वेश्चन का सीक्वेंस थोड़ा बिगड़ा हुआ है, उसको हम एडजस्ट करेंगे। और वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन का अंदाज़ा अपनी अगली परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए अवश्य ही लगने वाला है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा गया था कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है। तो इसका सही आंसर था 22 दिसंबर, जो कि वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था, यानी कि फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता था। तो ये था आज का हमारा दूसरा प्रश्न। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है। इसका सही आंसर था ऑप्शन 3, इंदिरा गांधी आवास योजना। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो इसका सही आंसर है जलियांवाला बाग नरसंहार। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल को ये हुआ था। इसकी डेट भी हम याद रखें, कभी कभी डेट भी पूछ लेता है। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था। इसमें शहर पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है बम्बई। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू होता है और डेट पूछी जाए तो 8 अगस्त 1942 में शुरू होता है। कभी कभी उस समय के जो वायसराय थे वो भी पूछ लेता है, तो उस समय लिन लेथ गो उस समय पर वायसराय थे, तो ये भी याद रखेंगे हम। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। ये जो पुस्तक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम में पूछी गई है। तो विष्णु शर्मा की ये पुस्तक है और उसका नाम पंचतंत्र है। और इसका ये आंसर हो गया पंचतंत्र। और अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा लिखी गई है, और इंडिका मेगास्थनीज और राजतरंगिणी कल्लड़ द्वारा रचित किताबें। चारों किताबें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो अगली परीक्षा के लिहाज से हमें इन्हें भी ध्यान में रखना है। चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें दिया हुआ है कि लाई डिटेक्टर उपकरण को के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि लाई मन क्या होता है, झूठ बोलना। तो झूठ पकड़ने वाली मशीन को क्या कहते हैं, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ से किसी व्यक्ति के झूठ या सच का पता जो है लगाया जाता है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है। ये उस समय प्रश्न पूछा गया था, तो उस समय की डेट दी हुई थी, लेकिन अब भी ये जो है 18 वर्ष से ही है। मतदान की आयु जो है 18 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। 18 आयु से बड़ा व्यक्ति भारत में किसी भी चुनाव के लिए मतदान कर सकता है। आइए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। हरित क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है या किससे संबंधित है। इसका सही आंसर है खाद्य और अनाज उत्पादन। हरित क्रांति काफ़ी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1967 से 68 में हुई थी। हरित क्रांति के जनक के रूप में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था।
यानी पूना पैक्ट इसे अंग्रेजी में कहते हैं, पूना पैक्ट, जो कि 1932 में किया गया था। इसका सही आंसर है। चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका सही आंसर है सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिराजुद्दौला। ये प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आज के अपने अगले। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक वेंडिंग मशीन, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वेंडिंग मशीन, या फिर तीसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऐसी फुल फॉर्म पूछ भी लेता है तो हमें कई फुल फॉर्म होती है, जैसे कि एटीएम की फुल फॉर्म है, यूपीआई की फुल फॉर्म है, और भीम की फुल फॉर्म है। ऐसी फुल फॉर्म हमें पूछता रहता है, एनपीसीआई, ये सब हमें पूछ लेता है, तो इन्हें हम याद कर लेंगे कि इनकी फुल फॉर्म में क्या होती हैं। ऐसी फुल फॉर्म में हमें आगे भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह होता है, मतलब किसका संग्रह होता है? जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, वर्क किसका संग्रह होता है? तो ये पूछा है। ये वर्कशीट्स का संग्रह होता है, वर्कशीट दी होती हैं उनका एक संग्रह होता है जिसे वर्कबुक कहते हैं। तो ये कंप्यूटर से था। आज के अगले प्रश्न पर गौर करते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ये है आपका सही आंसर है राकेश शर्मा। तो ये जो प्रश्न था ये स्टैटिक जीके से था। स्टैटिक जीके पर भी हम अपनी कमांड बना के रखेंगे, जिससे हमें आगामी परीक्षा में सहूलियत महसूस हो। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। ये भी स्टैटिक जीके से ही प्रश्न था, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। ऐसे ही जो भी अन्य दिवस हैं महत्वपूर्ण, वो हम लोग याद कर लेंगे। चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। ये था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका सही आंसर था 1784। चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अमृत योजना के बारे में पूछा गया है। इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका मतलब है ये योजना जो है मूलभूत नागरिक सुविधाओं से संबंधित है, जैसे कि आवास हो गया, आवास, विद्युत, जल, स्वास्थ्य, ये मनुष्य के लिए बुनियादी सुविधाएं होती हैं। इन्हीं की पूर्ति हेतु इसका जो अमृत योजना थी उसको लाया गया था। चलिए आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे। जो हमारा सौरमंडल है वो मिल्की वे यानी कि आकाश गंगा में है। तो ये था आज का हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन। चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि रायसीना जो हिल्स हैं वो कहाँ अवस्थित हैं, यानी कि कहाँ हैं? तो इसका सही आंसर था यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित हैं। जो आपका राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल्स पर ही स्थित है, जो कि दिल्ली में है। तो ये था इस प्रश्न का सही आंसर। आज के अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जो कि भारत रत्न है, से सम्मानित किया गया था, मतलब किसे किया गया था? तो इसका इन दिए हुए ऑप्शन में से सही जवाब था मदन मोहन मालवीय। ये इस प्रश्न का सही आंसर था। जो अभी रिसेंटली भारत रत्न पुरस्कार मिले हुए हैं, हमें उन्हें भी याद कर लेना है, जिससे कि आगे परीक्षा में हमें हमारा सवाल गलत ना हो। आइए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। थायरोक्सिन एक हार्मोन्स होता है मनुष्य के शरीर में। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है, उसके संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा आयोडीन। चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न हमारी केमिस्ट्री से दिया हुआ था। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं? तो इसका सही आंसर था 0।
यानी कि जो प्रोटियम होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा अच्छा वीणा वादक भी था? तो ये प्रश्न पूछा गया है। समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था और इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि जो दी हुई थी आपको पता होगा, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन भी इसी को कहा जाता था। अगला जो हमारा सवाल दिया हुआ है वो है इकोलॉजी शब्द। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था, या कि इकोलॉजी शब्द जो था किसने दिया था? उसका सही आंसर होगा अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल जी ने हमें इकोलॉजी शब्द से परिचित कराया और इस शब्द को उन्होंने प्रतिपादित किया। तो आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अस्पतालों से निकले हुए जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इन दिए हुए ऑप्शनों में से उसका सही आंसर है भस्मीकरण, यानी कि इनक्रीनेशन। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है उससे होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए एक मुख्य खतरा बनी हुई है। तो वो आपका जो है नेशनल हाईवे पूछा गया है, वो है NH-37। तो ये काजीरंगा भी पूछ लेता कहाँ है, तो ये काजीरंगा आपका असम में स्थित है। और ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था? इनमें से किसने, अजमेर में स्थित है ये 2.5 दिन का झोपड़ा, किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आज के अपने अगले प्रश्न पर। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती हैं। तो इसका सही आंसर होगा गंधक। गंधक जो वायु में उपस्थित होती है उसी के कारण से जो आपकी चांदी होती है उसका रंग काला पड़ जाता है। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। FAO के सोफिया 2020 के डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? तो इसका सही आंसर था चीन। चीन जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत विश्व में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन करने वाला देश है। आइए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वन आच्छादित है, यानी वनों से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर है 30%। 30% जो अपनी ज़मीन का हिस्सा है उस पर वन आवरण मौजूद है। अगला जो हमारा प्रश्न है, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। और इन्हें जो है जो हिंदी में भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। तो ये हम ध्यान में रखेंगे। चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। टेलीफोन का आविष्कार कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1876। जो स्टैटिक जीके में आता है आविष्कार और उनके आविष्कारक, उस टॉपिक को हम यहाँ से संदर्भ ग्रहण करते हुए अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। तो चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम घोषित किया था? तो इसका सही आंसर होगा 1995 में। जो आपकी MDM है
उस योजना के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पर, मिड डे मील योजना। तो ये 1995 में शुरू की गई थी। तो ये थे आज के हमारे NTPC 2021 में आए हुए GS सेक्शन के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अपनी कमेंट जो है, अपनी प्रतिक्रियाएँ और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने मित्र अनिल कुमार सिंह को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।